दीपो भक्ष्यते ध्वान्तं कजलं च प्रसूयते यदनं भक्ष्ये नित्यं जायते तादृशी प्रजा। अर्थात दीपक अंधकार को खाकर काला काजल बनाता है, ठीक उसी प्रकार जो हम खाते हैं वैसा ही हम उत्पन्न करते हैं। इस विषय पर बातचीत बहुत ज़रूरी है। ये विषय ज्योतिष और आयुर्वेद का आधार है। विषय है आपका स्वस्थ जीवन। ये विषय बाबूजी का बहुत ही प्रिय विषय है और उन्हीं के आदेश पर यह जानकारी आप तक पहुँचे, ये जिम्मेदारी मैंने उठाई है। एक प्राचीन शास्त्र है चरक संहिता, महर्षि चरक द्वारा लिखित। उस ज़माने में लोग बहुत कम बीमार पड़ते थे। मालूम है क्यों? वो लोग एक दवाई का इस्तेमाल खाने में भरपूर करते थे। सिर्फ एक भरा हुआ चम्मच नहीं, पूरा कटोरा भर के, कभी कभी तो दो दो कटोरे भरे हुए, हर दिन, दिनों दिन, हफ्तों, सालों, पूरा पूरा जीवन। दवाई का नाम था गांव का शुद्ध प्राकृतिक, और जिसकी आजकल तो हवा भी चल रही है, ऑर्गेनिक देसी घी। जी हाँ, देसी घी। आइए अब बाबूजी से कुंडली पढ़वाते हैं, फिर अंत में इस देसी घी के कारनामे देखते हैं। ये कुंडली, ये है फिल्म, एक स्टार है राजकुमार राव। तो इनका फिल्मों में आने से पहले असली नाम था राजकुमार यादव। अच्छा। बाद में चेंज वेंज हुआ है। तो ये बॉम्बे से हमारे पास एक लड़की भेजी थी। अच्छा। बहुत दिन से हमसे कह रही थी राजकुमार राव की कुंडली नहीं पढ़ी, इतने बड़े स्टार हैं। तो हमने कहा ठीक है पढ़ेंगे। तो हम इनकी कुंडली ढूंढ रहे थे। अच्छा, ये एक्शन फिल्मों में हमने देखा इसको। नहीं, हाँ नहीं, एक्शन बहुत ज़्यादा नहीं करते आप। इनकी बहुत ज़्यादा जो फेमस मूवी थी, हाँ एक्शन फिल्मों में ये उसमें आए थे। वो क्या नाम थी, गैंग्स ऑफ वासेपुर। हाँ। एक तो गैंग्स ऑफ वासेपुर में आए थे, उसके फिर बरेली की बर्फी और ये सब मूवीज। थोड़ा सा लाइट हार्टेड मूवी करते हैं। अच्छा। लेकिन ये है कि ये ऐसा एक्टर है जिसकी क्राफ्ट इरफान खान के बराबर तैयार। बहुत ही मतलब एकदम सधा हुआ मजा खिलाड़ी, और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे का पढ़ा हुआ है। अच्छा, ये देखिए। तो राजकुमार राव, बॉलीवुड के एक्टर। तो राजकुमार राव की जन्म कुंडली है, वृषभ लग्न है और तुला राशि है। तो पहले आयु की गणना कर लेते हैं। तो लग्नेश शुक्र द्विस्वभाव में है और अष्टमेश का गुरु स्थिर में है, द्विस्वभाव में है। ठीक है। तो ये मध्य हो गई। और शनि नहीं, लग्न स्थिर में है और शनि चर में है, ये भी मध्य हो गई। और शनि चर में है और चंद्रमा चर में है, ये दीर्घायु हो गई, है ना। तो लग्नेश शुक्र द्विस्वभाव, अष्टमेश गुरु दो स्वभाव, मध्यायु हो गई। और लग्न स्थिर में चंद्रमा चर में मध्यायु हो गई, शनि चर चंद्रमा चर में मध्यायु हो गई, दीर्घायु हो गई। ठीक है। तो दो तरह से मध्यायु की जन्म कुंडली है। तो राजकुमार राव की ये जन्म कुंडली मध्यायु के कालखंड में है। ठीक है। अब इसमें राजयोग देखे जाएं। तो लग्ने शुक्र पंचम में आया है ना। ये है तो यहाँ नीच का, है ना, लेकिन ये राजयोग देगा क्योंकि लग्नेश पंचम में आया, है ना। केंद्र का मालिक त्रिकोण में आ गया। एक तो ये शुक्र का राजयोग इनको मिलेगा। दूसरा देखो, पंचमेश बुध गया चौथे घर में, उच्चाभिलाषी है। एक राशि पीछे सिंह राशि में बैठा है। एक तो दूसरा राजयोग ये देगा बुध, है ना। भाग्य शनि इनका छठे घर में आ गया, ये कोई राजयोग नहीं देगा। और द्वादशेश और सप्तमेश सातवें घर में बैठा मंगल स्वग्रही, है ना, ये भी कोई राजयोग नहीं है, लेकिन ये ठीक है स्थिति इसकी। तो दो राजयोग मुख्य हैं। एक तो लग्नेश शुक्र पंचम में आया, है ना, और पंचमेश बुध चौथे घर में आया, उच्चाभिलाषी। ठीक, एक तो ये चीज हो गई। और सूर्य बुध एक साथ में है चौथे घर में, तो एक और योग बनाएगा बुधादित्य का योग,
चौथे घर में, है ना। और ये बुधादित्य के योग पे गुरु की भी दृष्टि है, 7, 8, 9, 9वीं दृष्टि गुरु की भी आ रही है ना। तो और गुरु वृषभ लग्न में एकादशेश है और अष्टमेश है, ये अकारक ग्रह माना जाता है ना। तो इसकी अपनी स्थिति है। चंद्रमा शनि के साथ छठे घर में बैठा है ना। ये एक विष योग भी बनाएगा, है ना, और मानसिक पीड़ा का योग देगा ये। अच्छा। चंद्रमा शनि छठे घर में है, रोग के घर में बैठा है ना। और लग्नेश पंचम में आ गया, वो भी नीच का पड़ा हुआ है। तो इस तरह की स्थिति इस जन्म कुंडली में है। तो 2 ही मुख्य राजयोग हैं कि लग्नेश पंचम में शुक्र और पंचमेश बुध चौथे घर में, है ना। बस 2 राजयोग इनको मिले हुए हैं। तो ये ठीक है स्थिति। ये तो हो गई राजयोग की स्थिति। अच्छा, फिल्मों में करियर कैसे इनका वो हाँ, इनका शुरुआत से ही किसी और चीज में मन ही नहीं लगा, ये सिर्फ सीधे फिल्मों में ही मन। हाँ, दरअसल शुक्र की लग्न है वृषभ, और ये बुध के घर में बैठा है। अच्छा। बुध यहाँ पंचमेश राजयोग बना रहा है ना। इस कारण से फिल्मों में इनका शुरुआती रुझान भी रहा, और इसी कारण से एक्टर भी बन पाए। तो एक तो ये स्थिति है। अच्छा, 10वें शनि इनका यहाँ छठे घर में बैठा है ना। ये क्या गड़बड़ करेगा शनि, और 10वें घर पे मंगल की दृष्टि है, 1, 2, 3, 4 मंगल की उच्च दृष्टि जा रही। यहाँ बुध की नीचाभिलाषी दृष्टि जा रही, मीन इसकी नीच राशि है और एक राशि पीछे जा रही। सूर्य की दृष्टि यहाँ आ रही है ना, उच्चाभिलाषी चतुर्थेश की। तो ये सब, ये सारा कॉम्बिनेशन मिलके 10वें घर में क्या करेगा कि 10वें शनि छठे घर में है ना, और शुक्र के घर में है, ये विष योग बना रहा है। लग्न भी शुक्र की है, वृषभ लग्न है। तो एक तो कभी पहले भी आई रही होगी, नहीं आई है, भविष्य में इसकी संभावना बनेगी कि किसी कारण से, है ना, इनको मानसिक परेशानी होगी। अच्छा। डिप्रेशन जैसी शिकायत, इसके कारण इनके फिल्मी करियर में रुकावट आएगी, या पहले आई ही रही होगी, और नहीं आई है तो भविष्य में इसकी संभावना बन सकती है ना। और चंद्रमा शनि के साथ छठे घर में बैठा विष योग बना रहा है, तो पेट से संबंधित इनको विकार होने की, रोग होने की स्थिति इस जन्म कुंडली पे दिखती है। 2 स्थितियां इसमें है, लेकिन चर राशि में है ये कॉम्बिनेशन, तो बहुत जल्दी उससे निकल भी जाएंगे। हाँ, लंबे समय तक नहीं रहेगा। स्थिर राशि में अगर ये कॉम्बिनेशन बनता तो डिप्रेशन जैसी समस्या या मानसिक परेशानी देर तक रहती है। लेकिन इसमें चर राशि में है तो वो टेम्परेरी है। कभी कुछ दिनों के लिए आएगा, फिर ठीक हो जाएगा। अच्छा, लग्न में ही राहु उच्च का बैठा है वृषभ राशि में, है ना, लेकिन सिंगल है तो ये जिस राशि में बैठेगा उसी का फल करेगा। तो ये शुक्र का ही फल करेगा। शुक्र इसका मित्र ग्रह है, तो ये राहु भी यहाँ कोई पीड़ाकारक स्थिति नहीं देगा। बस ये राहु मंगल का जो आमने सामने स्थिति है कि मंगल की भी यहाँ लग्न पे दृष्टि है ना। तो अब ये चीज छठे घर की, वो देखो यहाँ पे भी क्लियर हो रही है कि राहु मंगल का लग्न पे कॉम्बिनेशन जो बन रहा, लग्न में राहु बैठा, मंगल की दृष्टि जा रही है। तो न्यूरोलॉजी की किसी समस्या के कारण, है ना, हाँ, इनको मानसिक अवसाद हो सकता है। हाँ, तो हम आपको बताएं, इनके जितने भी इंटरव्यूज हैं, हाँ, या इनका जो अपना क्राफ्ट है, हाँ, वो क्राफ्ट की वजह से शायद इनको कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, आप इनको कहीं भी इंटरव्यू में देखिए तो आपको पता चल जाएगा। शरीर एक जगह स्थिर नहीं रहता। हाँ, चेहरे के ऊपर भाव जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। इसका मतलब है न्यूरोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर चल रहा है, कोई जरूर होगा। लेकिन ये भी कोई हम बड़ी चीज नहीं मानते। एक्टर में थोड़ी सी न्यूरोलॉजी का फ्लक्चुएशन जरूरी भी, हाँ, नहीं तो उसकी क्राफ्ट नहीं तैयार होगी। वो क्राफ्ट ही न्यूरोलॉजिकल क्राफ्ट है। हाँ, वो क्राफ्ट ही एक्टिंग की पूरी न्यूरोलॉजिकल है।
है ना। सही। अगर नर्वस सिस्टम मान लो एक समान है, हाँ तो हो गई नहीं, तो उसके माइंड में, हाँ है ना, विचार ज्यादा नहीं होंगे, विचार ज्यादा नहीं होंगे तो वो तैयार नहीं हो पाएगा। तो ये वो तो नॉर्मल है, वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। कभी कभार इससे परेशानी हो सकती है थोड़ी बहुत, अच्छा, है ना। बाकी हमारे हिसाब से तो शादी वादी का देखिए, इनकी एक हाँ। लड़की से शादी हुई है। अब शादी का देखो तो सप्तम घर में बैठा है मंगल स्वग्रही, है ना, केतु के साथ बैठा है, हाँ। और शुक्र पे यहाँ राहु की दृष्टि आ रही है, तो स्थिति प्रेम विवाह की भी बन सकती है, अरेंज मैरिज की भी बन सकती है। लव मैरिज हुई है। हाँ, इनकी वाइफ्स, हम जब बॉम्बे में थे, हाँ, तो एक हमारे दोस्त थे, वो कास्टिंग डायरेक्टर है, हाँ, तो उनके थ्रू हमने बातचीत की थी इनकी वाइफ से। अच्छा अच्छा। तो एक जो है राजकुमार राव, एक राइटिंग हमने की थी, तो उसके लिए हाँ, प्रोड्यूसर को जरूरत थी इनकी, राजकुमार राव की। हाँ ठीक। तो वाइफ भी इनकी जो है वो ठीक ठाक है, एकदम हाँ, बढ़िया, वाइफ ठीक है, वाइफ समझदार, मतलब हाँ हाँ, इसमें कोई समस्या नहीं। तो हमारे हिसाब से ये जन्म कुंडली ठीक है, कहीं पर कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है ना। और राजयोग हमने बता ही दिए। कैरियर चलता रहेगा, कैरियर में कहीं कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं। वो टेम्परेरी, अगर किसी कारण से, किसी शारीरिक परेशानी के कारण टेम्परेरी अगर रुकता है कैरियर, तो वो बाद में। अच्छा, इसमें जैसे शुक्र जो है वो नीच में है, हाँ, तो बुध यहाँ जो केंद्र में है, नीच भंग नहीं होगा ना। नहीं, अब बुध यहाँ उच्चाभिलाषी है, हाँ। अगर ये बुध यहाँ कन्या में बैठा होता, हाँ, तो तुरंत नीच भंग कर देता, हाँ, है ना, तुरंत हो जाता। तो मतलब इसमें नीच भंग शुक्र का नहीं है। हाँ, शुक्र का नीच भंग नहीं बन रहा, हाँ, है ना। लेकिन इस शुक्र का जो नीच, इसकी जो नीच का बैठा है, हाँ, इसकी पावर को, हाँ, है ना, ये बुध, हाँ, कमजोर कर देगा, है ना, क्योंकि वो राजयोग एक बना रहा है। हाँ, बुध जब राजयोग दे रहा है तो इसकी पावर को डाउन कर देगा, हाँ, इसकी नीच जो प्रवृत्ति है, तो वो ठीक है। बाकी कुंडली हमारे हिसाब से। अच्छा, अष्टमेश के बारे में बहुत चर्चा नहीं की है। अष्टमेश अगर गुरु हो और अष्टम में बैठे, हाँ, तो ये क्या चीजें कर सकता है? अब अष्टमेश कई चीजों का कारक होता है। क्या? अष्टमेश पैतृक संपत्ति का भी कारक होता है ना, और दूसरे के धन प्राप्ति का भी कारक होता है। अच्छा, है ना, और थिंकिंग पावर बढ़ाता है। अष्टम घर में अष्टमेश हो तो विचार शक्ति प्रबल करता है ना, और थोड़ी बहुत आध्यात्मिक रूप से भी अष्टमेश प्रभावित करता है अष्टम घर में बैठ करके, है ना, जो संसार से अलग कुछ सोचने की स्थिति पैदा करता है। तो वो सारी स्थितियां अष्टम भाव में करता है ना। और गुरु है ना, तो गुरु एक शुभ ग्रह माना जाता है, तो इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ ले जाएगा। और ऐसा है क्यों? कारण ये है कि ये चंद्रमा शनि जो छठे घर में बैठे हैं, है ना, तो ये जब कभी नेगेटिव पॉइंट ले जाएंगे विचारों का, तो ये गुरु उनको बैलेंस करेगा। इस तरह की स्थिति इसमें। अच्छा, इसमें जैसे सप्तम भाव में मंगल वृश्चिक में है, तो क्या ये पंच महापुरुष योग बनाएगा? नहीं, ये नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा। एक तो मंगल वृश्चिक में है, अगर कोई पंच महापुरुष का राजयोग मान भी ले, तो ये केतु के साथ बैठा और राहु से दृष्ट है, ठीक है, खंडित ही हो जाए, तो खंडित ही हो जाए। मतलब यहाँ पे मंगल केवल तभी पंच महापुरुष बना सकता था जब यहाँ ये मकर में होता, है ना। और ये मंगल और एक नई चीज बताता, क्या? ये पंच महापुरुष का राजयोग मंगल का, है ना, स्वग्रही में मान सकता था, है ना, जब इनकी शादी अरेंज मैरिज में होती। अच्छा, हाँ, क्योंकि सप्तमेश स्त्री का घर है, ठीक। स्त्री का मालिक अगर स्त्री के घर में बैठे, तो प्रेम विवाह की कोई स्थिति नहीं बनती। अच्छा, ठीक है ना, वहाँ अरेंज मैरिज ही होनी चाहिए। क्यों? कि अगर ये मंगल यहाँ पे वो स्थिति देगा, है ना, राजयोग की, पंच महापुरुष की, तो फिर स्त्री भी तो, सही बात है, वैसी होनी चाहिए, है ना, जो प्राकृतिक विधान है। तो फिर सीधी सी बात है। अब हम जब गणना करते हैं तो यही सारी चीजें हमसे चेक होती, हम चेक करते हैं
कि अगर कोई आज के पुस्तकों में जो लिखा है कि स्वग्रही बैठे है ना, मित्र के घर में बैठे या उच्च का बैठे, 5 ग्रहों में से कोई ग्रह मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, तो वो पंच महापुरुष बना देगा राजयोग। लेकिन उसमें ये भी तो चेक करो कि ये महाराजयोग माना जाता है। महाराजयोग का मतलब है कि वो एक ईश्वरीय जो व्यवस्था है वैदिक, वो पूर्ति होनी चाहिए उसकी, सही है ना। तो इसमें कहाँ पूर्ति? इसमें तो नहीं। तो इसलिए अच्छा, इसमें एक कुंडली में हमको ऐसे ही चीज दिख गई। हाँ, ये सारे लगभग कुछ ग्रहों से, जैसे 5 ग्रहों से पंच महापुरुष योग बन रहा है, फिर कुछ ग्रह उच्च में बैठे, कुछ उसमें बैठे। राहु केतु की इतनी चर्चा नहीं है, देखिए राहु यहाँ उच्च में है। हाँ, इसका 7वां भाव नीच का भाव हो जाएगा। अब यहाँ मैं बताता हूँ। अब ये राहु यहाँ बैठा है, ठीक है। अब अगर ये शुक्र, ये जो इसका लग्न का मालिक है ना, ये अगर यहाँ 7वें घर में होता शुक्र, तो लग्न 7वें घर में आ गया, है ना। तो राहु शुक्र की दृष्टि हो गई। तो ये राहु क्या करता? शुक्र की पावर को बढ़ाता। अच्छा। हाँ, और लग्न चूंकि शरीर, मन, आत्मा, है ना, और सफलता जीवन में उसका कारक है, तो ये राहु थोड़ा शुभ प्रभाव देता। वैसे राहु के बारे में ये निश्चित है कि वो जहाँ बैठेगा, है ना, उसका अहित ही करेगा, कोई अच्छा काम नहीं करेगा। केतु में थोड़ी शुभता है, क्योंकि केतु मोक्ष का कारक माना जाता है, इसलिए केतु में शुभता होती है। राहु शुभ नहीं माना जाता। अच्छा, ज्यादातर हमने कुंडलियां देखी कि जिसमें सारा काम गड़बड़ राहु ही करता है। हाँ, अच्छे राजयोग बिगाड़ देता है ना। तो ये चीज यहाँ पर है ना, ठीक है। बाकी तो सब ठीक ही है कुंडली। तो अब ये देखो लग्नेश यहाँ पंचम में शुक्र आया, एक तो ये नीच का पड़ा हुआ है, इसको बल दे रहा बुध पंचमेश चौथे घर में, लेकिन राहु की भी यहाँ 5वीं दृष्टि आ रही है ना, यही हम देख रहे हैं। तो अब ये राहु का शुक्र मित्र है, इसलिए इसको उतना हानि नहीं करेगा। अगर कोई दूसरा लग्न से यहाँ बैठा होता और राहु वहाँ लग्न में होता, है ना, तो नुकसान करता। दूसरी चीज ये है कि वृषभ लग्न है। अब जरा इसमें मांगलिक चेक किया जाए तो लग्न से 7वें मंगल बैठा है, तो लग्न से तो ये मांगलिक है, ठीक है, भले ही वृश्चिक राशि में बैठा है। अब इसको चंद्रमा से देखो, है ना, तो चंद्रमा से ये मंगल दूसरे घर में पड़ेगा, वहाँ मांगलिक नहीं है। शुक्र से देखो तो तीसरे घर में पड़ेगा, तो वहाँ भी मांगलिक नहीं है। तो इस मांगलिक होने का कोई दुष्परिणाम या दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक चीज और हम इस कुंडली से देखें कि इसमें पराक्रमेश जो है वो चंद्रमा है और वो अपनी नीच राशि के करीब में है। हाँ, तो इनका पराक्रम हर जगह हमने जीवन में कमजोर होते हुए देखा भी है। हाँ, वो तो होगा ही। वो गैंग्स ऑफ वासेपुर जब इनको मिली तो उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी का पराक्रम बढ़ गया। हाँ, जब इनको बरेली की बर्फी पिक्चर मिली तो उसमें आयुष्मान खुराना का पराक्रम बढ़ गया। मतलब इनकी जो पिक्चरें आती हैं उसमें सपोर्टिंग जो एक्टर होता है उसका पराक्रम बढ़ जाता है हमेशा। वो ठीक है, वो तो इसका मतलब ये देखिए कुंडली से कितना कैलकुलेशन निकल आता है ना। हाँ भाई, पराक्रम कमजोर होगा तो सीधी सी बात है कि दूसरे एक्टर की तुलना में आप को जज किया जाएगा, जब तो जज कमजोर कमजोर दिखेगा। बाकी ठीक है, बाकी करियर चलता रहेगा बढ़िया, कहीं कोई और समस्या नहीं है। शरीर भी मोटे तौर पर ठीक ठाक है, कहीं कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं। स्त्री पत्नी भी ठीक है, संतान पक्ष भी ठीक है, क्योंकि संतान का मालिक राजयोग दे रहा बुध। बाकी हमारे साथ ठीक है फिर ये कुंडली है। हाँ, बाकी राजकुमार राव की जन्म कुंडली ठीक। चरक संहिता में महर्षि चरक कहते हैं, यदि आप चाहते हैं आपका स्वास्थ्य संतुलित रहे तो केवल असली प्राकृतिक देसी घी का ही सेवन करें। महर्षि चरक आगे कहते हैं, असली प्राकृतिक देसी घी पेट की सभी बीमारियों को ठीक कर देता है। महर्षि चरक कहते हैं, असली प्राकृतिक देसी घी में स्नायु तंत्र यानी नर्वस सिस्टम की सभी बीमारियों को ठीक करने की क्षमता होती है। महर्षि चरक कहते हैं, असली प्राकृतिक देसी घी में दिल की सभी बीमारियों यानी हृदय की सभी बीमारियों को ठीक करने की क्षमता होती है।
टिंडोला घी, गांव का असली देसी घी। एक बार स्वाद लेके देखिए, इससे अच्छा स्वाद मार्केट में कहीं मिल गया तो आपकी कुंडली हम बाबूजी से फ्री पढ़वाएंगे। इस घी को वैदिक बिनौला मेथड से बनाया जाता है, जिसमें मिट्टी की हांडी में हाथ से चर्निंग करके मक्खन निकालते हैं, फिर उसे गर्म करके घी का निर्माण किया जाता है। ये सबसे उत्तम विनौला मेथड है। एज पर वेस्टर्न मेडिकल साइंस, दिस घी कंटेन्स विटामिन A, E, K, which helps to improve brain, skeletal and eye health. It helps in building stronger immunity in babies and growing children. It acts as a lubricant for joints and it helps build gut health and improve digestion. प्रेगनेंसी और छोटे बच्चों में ये घी वरदान साबित हुआ है। महर्षि चारवाक कहते हैं, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। एक बात और, मार्केट से सस्ता भी है। गूगल पर टाइप करिए देसी ऑर्गेनिक घी, देखिए प्राइस देखकर आपका सिर चकरा जाएगा। 2500 के नीचे तो प्राइस ही नहीं है। चलिए ऑर्डर करके देखिए, चेक करिए, तब तो पता चलेगा महर्षि चरक किस घी की बात करते हैं। और जिस चीज़ को बाबूजी प्रमोट कर रहे हो, कुछ तो खास बात होगी उसमें। तो बीमारी को जीतने के लिए हमेशा आपके साथ। जब तक आपकी बीमारी तोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं।